चलो स्टार्ट करते हैं परमुटेशन से। हाँ, इसमें दो पार्ट है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। हम लोग आज जो है सिर्फ परमुटेशंस का पार्ट करेंगे, राइट। और परमुटेशंस में हम कुछ सम्स जो है बुक से मिलता जुलता भी लेंगे, कुछ सम्स ऐसा रहेगा जो बुक से अलग रहेगा। बट तुम लोग खुद से बोला कि खुद से जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, बनना स्टार्ट होगा, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा। सम्स का कमी नहीं है, इस बुक में सम्स है, कुछ बुक में सम बहुत है। जितना बनाते जाएगा उतना तुम्हारा अच्छा। सर रीजनिंग में भी यही होता है। रीजनिंग पहले दो सम्स किए तो लगे ये तो आप ही बता देगा, सब तीसरा की आप ही बता देगा। बट जब करना स्टार्ट करोगे ना तो एक अपने आप तुम्हारे रिदम पकड़ा जाएगा, फिर तुम्हारा गेस भी वक्त भी सही होना शुरू हो जाएगा फिर। तो परमुटेशन जब स्टार्ट करेंगे, परमुटेशन में परमुटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब होता है कि जैसे सपोज मान लो हम लोग किसी पर्टिकुलर कोई अल्फ़ाबेट्स है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सपोज पर्टिकुलर है, या फिर कोई लेटर्स है, कोई नंबर्स है, उसको अरेंज कर रहे हैं, या बहुत सारा कोई सामान पड़ा हुआ उसको अरेंज कर रहे हैं, वर्ड्स को अरेंज कर रहे हैं, लेटर्स को अरेंज कर करके वर्ड्स बना रहे हैं, बहुत सारे नंबर्स को एक साथ करके एक बड़ा सा एक नंबर 5 डिजिट नंबर से ये बना रहे हैं। तो अरेंजमेंट इसी तरह का चीज़ यहाँ पे होगा। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। और जब हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन जैसे कहने का मतलब क्या हो, पहले हम लोग अरेंज करेंगे, है ना, कि यहाँ पे 5 आदमी है और सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा। तो एक हम क्लास 10 को बैठाएं, एक 9 को, एक बीच में उसको जो है क्लास 12 पर डाल दिया वहाँ पे, ताकि चीटिंग ना हो सके ऐसे करके, है ना, अलग से जैसे स्कूल में बैठाया जाता है। और सिलेक्शन का मतलब जैसे सपोज BCCI जो है ये सिलेक्ट कर रहा है प्लेयर्स को, तो 11 वर्ल्ड कप होगा तो उसको 15 प्लेयर का एक स्क्वाड बना के देना है ना। अब जो भी बीमार होगा वो 15 के अंदर ही रिप्लेसमेंट होगा, समझे। तो ये सब जो सिलेक्शन होता है वो सब हो गया तुम्हारा कॉम्बिनेशन का पार्ट। तो सिलेक्शन में आउट ऑफ ऐसा वर्ड दिया हुआ रहेगा कि इतना में से इतना सेलेक्ट कर रहा है, और परमुटेशन में वर्ड दे देगा सीधे कि इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी अरेंज लाइक दिस, ऐसे दे देगा। तो पहले कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं परमुटेशंस का। जैसे सपोज मान लो हम एक फॉर्मूला लिखें NPR, P स्टैंड्स फॉर परमुटेशंस, NPR। तो NPR का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा फैक्टोरियल n, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर, फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल n माइनस आर। इसको ना लिखने का एक और तरीका भी है, ऐसे n लिखे फैक्टोरियल n, एक्सक्लेमेशन का साइन जो होता है ये भी फैक्टोरियल का ही सिंबल है, और उसके बाद n माइनस आर ऐसे लिखे, एक ब्रैकेट दिए और वापस से फिर यहाँ पे ऐसे लिख दिए, सेम चीज़ है। तो ये जो साइन हम यूज़ किए यहाँ पर, एक्सक्लेमेशन का साइन या फिर इस तरीके का, तो इसको हम लोग जो है पढ़ते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। कैसे फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे थोड़ा देर बाद हम उसमें आते हैं। अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है फैक्टोरियल n, ओनली फैक्टोरियल n, तो ये थोड़ा ध्यान से समझोगे। पहले लिखेंगे हम n, अगला उससे एक कम n माइनस 1, अगला उससे और कम n माइनस 2, अगला उससे एक और कम होगा, मतलब लेस वन होते जा रहा है। अब मान लो आगे हमको नहीं लिखना है तो हम यहाँ पे डॉट 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 दे दिए, तो बोलोगे सर यहाँ से एक एक करके डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट साइड से, n से एक कम, तो लास्ट में अल्टीमेटली मान लो तुम्हारा गिनती स्टार्ट किए 1 से लेके 100, अब बोलेंगे तुम उल्टी गिनती करो 100 से, तो लास्ट में कहाँ पहुँचेगा? 1 में पहुँचोगे। तो यहाँ लास्ट में आ जाएगा 1, उसके पहले का नंबर 2, उसके पहले का नंबर 3, उसके पहले का नंबर 4, ऐसे करके, ठीक है। इधर से एक कमेगा तो उधर से एक बढ़ेगा, क्लियर। अच्छा, कहीं पे अगर आ गया फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल 0 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 0 क्या हो जाता है? 1। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये फॉर्मूलाज है नहीं, फॉर्मूला इतना ही हो गया थोड़ा बहुत। अब सपोज मान लो कहीं पे अगर लिख दिया हम NP0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NP0, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ब्रेक करते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से, राइट, इस फॉर्मूला के हिसाब से उसको ब्रेक करते हैं। तो पहले हम लिखें यहाँ पे फैक्टोरियल n, फिर बाई में लिख देते हैं n माइनस 0, यही तो।
तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n, और n माइनस जीरो का मतलब फैक्टोरियल n। तो ये दोनों पार्ट को अगर कैंसिल कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये 1 अगर तुमको पता है कि नीचे जीरो का मतलब 1 होता है, तो अगर तुमको एग्जाम्पल सपोज बोलेगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ 10p0, तो ये भी 1 ही होगा। क्लियर? अब अगर मान लो सपोज क्वेश्चन में अगर आ गया नंबर 5 में, सपोज क्वेश्चन में लिख दिए हम NPN, ऐसा लिख दिए NPN। तो इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे हम फैक्टोरियल n, उसके बाद फैक्टोरियल n माइनस n। तो फैक्टोरियल n ये हो जाएगा और n माइनस n क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 0। और फैक्टोरियल 0 मीन्स व्हाट 1, सो वी कैन राइट फैक्टोरियल n। क्लियर? समझ में आ गया पूरा? ओके, यहाँ तक समझ में आ गया पूरा? अब ना किसी भी क्वेश्चन में अगर सपोज मान लो OR और ऐसा वर्ड दिखेगा, आइदर और ऐसे, तो उसका मतलब होता है ऐड। और कहीं पे अगर तुमको दिखेगा AND कंक्लूजन, कभी कभी ये वर्ड दिखेगा या कभी कभी तुम सम्स को पढ़ के समझ में कि इसका मतलब और जैसा हो रहा है, इस सेंटेंस का मतलब एंड जैसा हो रहा है। तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है? और का मतलब ऐड प्लस, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। क्लियर? अब जैसे सपोज मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 6p3। तो 6p3 का वैल्यू निकालना है हमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे हम फैक्टोरियल 6, फिर क्या लिखेंगे 6 माइनस 3। क्लियर? अब देखो फैक्टोरियल 6 जो ऊपर लिखा है उसको ऐसे ही रहने दो, 6 माइनस 3 का मतलब क्या हो जाएगा 3। ये लाइन ध्यान से समझोगे क्योंकि इसका हम ऑल्टरनेटिव वे भी बताएंगे जो इजी होगा। फैक्टोरियल 6 यहाँ तक समझ में आइए। अब फैक्टोरियल को जब हम बाहर निकालते हैं तो क्या लिख देंगे, पहले 6 लिखेंगे, फिर उससे एक कम 5, उससे एक कम 4, उससे एक कम 3, फिर 2, फिर 1 तक लिख सकते हैं। बट हम देख रहे हैं अगर हम 3 में पहुंचे तो वो 3 नीचे वाला 3 से मैच कर रहा है, तो वहाँ पे फैक्टोरियल दे देंगे हम। मतलब अगर हम 1 से पहले किसी नंबर पे स्टॉप होते हैं तो हमको फैक्टोरियल दे करके स्टॉप होना पड़ेगा। ये इससे बेनिफिट ये हुआ कि वी कैन कैंसिल √3 एंड √3। तो ये हो जाएगा कितना 4 × 5 × 6 कितना होगा 120। समझ में आया एकदम? अब इसी का जो है ना, इसी का जो है वो ऑल्टरनेटिव वे क्या है, इसी का ऑल्टरनेटिव वे क्या, एलिटिस के क्या लेंगे, इसका क्या ऑल्टरनेटिव वे होगा। अगर हमको 6p3 लिखना है ना भाई, तो इसका मतलब होता है 6 टेकन 3 एट ए टाइम इन बैक कैलकुलेशन। मतलब पहले लिखेंगे हम लोग 6, फिर उससे एक कम 5, फिर उससे एक कम 4। देखो 3 बार हुआ ना, 1 2 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट सेम रिजल्ट 120। समझ में आया? ये शॉर्टकट तरीका बताया लेफ्ट वाला तुम्हारा, है ना। बीकॉम फीकॉम में लोग रहता है तो ऐसा कर देता है, बट यहाँ तो MCQs पैटर्न है तो हमको जितना शॉर्ट हो सके वो करेंगे हम लोग। और एक चीज़ याद रखना कि सपोज अगर हम कहीं पे लिखते हैं, ये नोट करके एक जगह कहीं पे नोट करना ये चीज़, कि अगर NPR हम कहीं लिखते हैं ना, तो N इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू R होना चाहिए। N इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू R। क्लियर? अगर कोई बोले कि सर क्या हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं 2p3, बोलेंगे नहीं, इम्पॉसिबल, ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है। ठीक है? बिकॉज ये स्मॉल हो जा रहा है। इक्वल हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, बट स्मॉल नहीं होता। एन ऑलवेज
ग्रेटर और इक्वल हो सकता है आर के। सर 3 3 में से 1 होता है। यस, सेम होगा। तो 3 3 1, तुम बोल रहे हो कि सर क्या 3p3 रहेगा तो 1 होगा। इस 3 को 3 बार पीछे ले जा रहे हो तो कितना होगा, 3 2 1, आंसर कितना हुआ, 6 हुआ। क्लियर। तो 3p3 का मतलब 1 नहीं होगा, 3p3 का मतलब जो उतना बार ब्रेक करेंगे जो मल्टीप्लाई आएगा वो होगा। सर ऐसे हो सकता है ऊपर 3 है, हाँ, नीचे -3। नहीं माइनस भी नहीं होगा क्योंकि यहां लिखे ना n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r। n भी पॉजिटिव, r इज ऑल्सो पॉजिटिव। n पॉजिटिव रहेगा, r भी। n का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव। r मीन्स हाउ मेनी टर्म्स वी आर टेकिंग फ्रॉम n, तो वो भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो n एंड r बोथ मस्ट बी पॉजिटिव। क्लियर। आगे बढ़े। चलिए अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला बात, अगर हम लिखे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4p3, बुक अभी ज़रूरत नहीं खोलने का, ठीक है, या फिर बुक ओपन भी कर सकते हो। एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं, एक्सरसाइज 5A, एक्सरसाइज 5A, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारा जो स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट का वहीं से कर रहा है 5A। तो पहला क्वेश्चन दिया हो 4p3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4p3, 4 इंटू 3 इंटू 2, आंसर कितना हो जाएगा, 24। सो 24 इज द आंसर। सर बट 3 है, 4 को 3 बार पीछे ले जाओगे, 3 टाइम्स, बट आपको 4 3 2, 3 बार हो गया, 1 2 3। नहीं आपको तो ना मैच है से वो करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। क्या मैच करने के लिए, देखो देखो पीछे देख लो, देख या आपको तो ना मैच में से कैंसिल कर देंगे। वो तो नीचे वो नंबर था तब ना, ओके ये तुमको शॉर्टकट भी बताया ना हम। हाँ वो जो बताया था कि वो था विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला। और ये विदाउट फॉर्मूला है। विदाउट फॉर्मूला ज़्यादा बेटर होता है। फॉर्मूला कब लगता है, जब प्रूविंग रहेगा तब वहाँ रिक्वायरमेंट लग सकता है। जैसे अगला सम तुम लोग खुद ही बोल पाओगे, द वैल्यू ऑफ 4p4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, सेम 24। तो कंक्लूजन क्या निकला, 4p3 एंड 4p4 बोथ आर सेम। ठीक है, इसका फर्क क्यों पड़ा पता, 1 तक हम पहुंच गए थे, है ना, 1 तक हम पहुंचे थे इसीलिए ऐसा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 का वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल मतलब क्या, उसको आप 1 तक ले जाइए, मतलब यू विल राइट 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4, ये हो जाएगा 5 0 4 0। देखो 50 40 आया होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 क्या होगा, 1। ये पीछे फॉर्मूलाज में लिखा है हम। क्लियर। अब उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, तो 5 में लिखा हुआ है इन NPR n is always, ऑप्शन देखो क्या लिखा है, ऑप्शन लिखा है n इंटीजर, थोड़ा लिख लेते हैं इसको, n इंटीजर। ऑप्शन बी अ फ्रैक्शन, ऑप्शन बी क्या बोला है, अ फ्रैक्शन। ऑप्शन सी में बोला है अ पॉजिटिव इंटीजर, अ पॉजिटिव इंटीजर। और डी में बोला है नन ऑफ दीज, डी में बोला है नन ऑफ दीज। तो आंसर तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, वेरी गुड, अ पॉजिटिव इंटीजर। बिकॉज इंटीजर अगर बोलेंगे ना तो इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, दोनों हो सकता है। और n जो है वो हमेशा क्या होता है, NPR में n हो या r, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। क्लियर। पेज टर्न करें। उसके बाद नंबर 6 में पूछा गया है कि इन NPR the restriction is, in NPR the restriction is, इसका restriction कहाँ पर है। ऑप्शन गिवन n is greater than r, ऑप्शन बी गिवन
n is greater than equal to r, option C given n is less than equal to r, option D given none of these. ऑप्शन बी। इसका रेस्ट्रिक्शन कहाँ पर है? ऑप्शन सी, मतलब उससे कम नहीं हो सकता। क्या होगा बोलो, है ना? तो द रेस्ट्रिक्शन इज क्या हुआ, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, मतलब विच वन इज करेक्ट बोला है, विच वन इज करेक्ट, एग्जैक्टली इसका मतलब ये हुआ। थोड़ा इंग्लिश का ये प्रॉब्लम था, कुछ नहीं है, ठीक है। कौन सा करेक्ट है? रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि कुछ नेगेटिव बात पूछ रहा है वो, हाँ, इसलिए मीनिंग वाइज। अच्छा, ऑप्शन 7 नंबर में बोला है, अगर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ एन पी आर इज इक्वल टू एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 दिया हुआ है, फिर लिखा है एन माइनस आर प्लस वन, उसके बोला है द नंबर ऑफ फैक्टर इज, द नंबर ऑफ फैक्टर इज ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी आर माइनस वन, ऑप्शन सी एन माइनस आर, ऑप्शन डी आर। एन पी आर में बोला गया द नंबर ऑफ फैक्टर इज, कितना फैक्टर है? आर फैक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर कितना होना चाहिए, मतलब एन को आर टाइम्स प्ले करेंगे ना, 4p3, तो 4 को कितना प्ले करेंगे? 3 के हिसाब से। तो अगर एन पी आर बोलेगा तो एन को कितना प्ले करेंगे? आर टाइम्स में, ओके, ये बोला द नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एन पी आर कैन बी रिटेन एज, अभी एकदम बकवास क्वेश्चन है ये, फैक्टोरियल एन माइनस आर। जिस तरह का ये लोग स्टडी मटेरियल बनाया है ना, बिलीव करो अगर वैसा क्वेश्चन देगा ना तो हम तो गारंटी बोल सकते हैं कभी कोई फेल ही नहीं होगा, एटलीस्ट हम पढ़ा दिए तो फेल नहीं होगा कम से कम। लेकिन ये लोग जैसा मटेरियल बनाया है, क्वेश्चन इसका ऑपोजिट प्रोवाइड करता है। और दूसरा दिक्कत ये है ना कि जब इन लोग एग्ज़ाम जब में बैठता है, न्यू क्वेश्चन सब आ जाता है, समझो, और वो क्वेश्चंस आउट भी नहीं होता है, मतलब स्टूडेंट एग्जाम दिए, स्टूडेंट को भी पता कि क्या हुआ उसके साथ, जो पढ़ाने वाले उसको कुछ पता ही नहीं कि हुआ क्या। और सीएमए वगैरह में क्या होता है कि क्वेश्चन प्रोवाइड कर देता है, सीएमए में क्वेश्चन प्रोवाइड कर देता है तो वो घर लेके चला आता है, तो टीचर भी जान गया प्रॉब्लम कहाँ पे और स्टूडेंट भी जान गया। लेकिन सीएमए नहीं, जो तुमको मिला वहीं पे तुम्हारा प्रॉब्लम है, वहीं सॉल्व कर, वहीं जमा दे दो, अकाउंट्स पे दे देते सब वहीं पे ख़त्म, हैं, अकाउंट्स के ऊपर भी नहीं है। कुछ नहीं, सब वहीं पे, वहीं मिला वहीं सबमिट कर, वहीं ख़त्म। घर पे अपने आप को कुछ भी अच्छे नहीं है। जाना नहीं तो तुम आके किसी से डिस्कस भी क्या करोगे? तुम लोग सर बहुत से सम्स किए हैं, बन गया, तुम ठीक ही ठाक गया, बस इतना ही बोल सकते हो। हाँ, कुछ पढ़ाने वाला को कुछ पता नहीं, और जो तुम एग्जाम दे तुमको कुछ ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है कि हम किए क्या, तुम फिर भरोसे बैठे हुए कि रिजल्ट निकलेगा तब समझेंगे। अपलोड नहीं करता, अपलोड नहीं करता। अपलोड करता है वो कुछ ऐसा नहीं, मतलब पूरा डिटेल्स में वैसा कुछ बताता नहीं है, ये थोड़ा झमेला है। अच्छा, एन पी आर कैन बी रिटन एज, एन पी आर को हम लोग कैसे लिखेंगे? ये फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला है ना। अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रहा है, ढंग का क्वेश्चन सब थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि इफ एन पी 4 इक्वल्स टू 12 इंटू एन पी 2 फाइंड एन क्या होगा? तो एन पी 4 इज इक्वल टू क्या बोला? 12 इंटू एन पी 2, 12 इंटू एन पी 2 बोला है। तो पहले अब हम लोग लिखेंगे एन, उससे एक कम एन माइनस वन, उससे एक कम एन माइनस टू, उससे एक कम एन माइनस टू। हम लोग कितना 4 टाइम्स लिखे है ना। तो n का 4 फैक्टर लिख दिए, इसको फैक्टर बोलते हैं। 12 को 12 रहने दीजिए, np2 को लिखो n, फिर n माइनस 1। अब देखो इधर भी n, इधर भी n, इधर n माइनस 1, इधर n माइनस 1 कट गया। अब हमको n माइनस 2, n माइनस 3 इक्वल टू 12 आना है। अब यहाँ पे हम जानबूझ के क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा ऑप्शन को भी हम लिख ले रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में एक तरीका वो भी बता रहे सॉल्व करने से बेटर कि ऑप्शन से भी हम लोग क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं। बी
में लिखा है 6, सी में लिखा है 5 और डी में आपका लिखा है नन। आप एक एक ऑप्शन चूज करो। पहला बात तो नेगेटिव तो होगा नहीं n, तो हम लोग 6 और 5 को लेकर सोचेंगे। तो अगर n की जगह हम 6 पुट करें तो 6 - 2 कितना होगा? 6 - 2 कितना होगा? 4 और 6 - 3 कितना होगा? 3। दोनों को इंटू करने बोला है ना, तो इंटू से कितना आएगा? 12। ये 12 आ गया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हम लोग का? 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6। सर वो ऊपर वाला कैसे ब्रेक किया उसको एक बार बता दीजिए। हाँ, वो सबसे n को 4 टाइम्स पीछे ले गए। n उससे एक कम, n - 1 उससे एक कम, n - 2 उससे एक कम, n। तो ये देखो 1 2 3 4 टाइम्स हो गया ये। और उसके बाद वाला तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ 12 लिखा था, 12 को 12 लिख दिए। अब n को 2 बार पीछे ले जाना है, तो एक n एक n - 1। क्लियर? अगर बोलता NP 50 तो n को 15 टाइम्स पीछे ले जाना पड़ेगा। 50 50 ना, 50 में लिखना पड़ेगा फिर वो। लिखा था तो उसमें कंडीशन और भी कुछ रहेगा कि हम लोग ऑप्शन से बिना लिखे हुए कैसे पढ़ेंगे। रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसमें कंडीशन रहेगा। अभी ऐसा बड़ा समझ कुछ आएगा जो हम शॉर्ट में बताएंगे कैसे करेंगे। ये पूरा समझ में क्या किया इसको? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अभी सिर्फ बुक का क्वेश्चन ही हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद ये कंप्लीट होगा तब अपना वर्ड्स वाला प्रॉब्लम हम अपने मन से लेंगे, फिर वो और अच्छा से क्लियर होगा। बोला गया इफ NP3:2 NP2 इज इक्वल टू 3:1 देन n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन गिवन 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी नन। NP3:NP2 रेशियो से एकदम नहीं घबराना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी को हम फॉलो करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है? NP3 को कैसे ब्रेक करेंगे? NP3 रेशियो क्या दिया हुआ आपका? NP2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/1 एज क्वेश्चन के लेके। अब NP3 का मतलब क्या हुआ? n -1 n -2 हैव यू रिटन 3 टाइम्स? लिखे ना। उसके बाद डिवाइडेड बाई n n-1 इज इक्वल टू 3/1। कोई दिक्कत? ओके। अब ये n आपका कैंसिल, ये n-1 कैंसिल हो गया, तो n-2 3/1 का मतलब क्या होता है? 3 और -2 उधर गया, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो 5 अपना ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर? कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा अच्छा अगर हो गया है तो तुम कोई भी तरह का सम सॉल्व कर पाओगे। मेन कॉन्सेप्ट का ही उसमें कुछ है। अब हम यहाँ पे NP3 लिखे, वहाँ NP5 दे देगा ऐसे करके, तो तुमको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के जब लिखो लगेगा कि सम्स को, जैसे इसमें क्या हुआ, n ही बचा था यहाँ पर, तो जल्दी सॉल्व कर दिए। अगर यहीं पे 2-3 फैक्टर होता तो हम सॉल्व नहीं करते हम, क्योंकि सॉल्व करने से फिर मिडिल टर्म फैक्टर में जाना पड़ेगा। तो बेटर क्या करेंगे, ऑप्शंस को पुट करके चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन मेरा 3 आ रहा है। ठीक है? अगर इसी क्वेश्चन में कुछ नहीं, यहाँ पे जैसे कि 7 लगाते हैं तो 7 - 2 क्या होता है? 5 नहीं होगा। 4 लगाते हैं, 4 - 2 कितना होता है? 2 होता है, 2 नहीं आया। फिर 5 लगाते हैं, 5 - 2 कितना होगा? 3 होगा। ठीक है? बचपन में ऐसा मैथ्स करते समय कभी करते थे कि सम बना रहे और सम सॉल्व नहीं हुआ, टीचर्स को दिखाने भी क्या करेंगे, तो आंसर देख के उतार दिए, सम जैसे तैसे लिख दिया, लास्ट में आंसर मिला दिया, सर तो आंसर दिख जाएगा। तो तुमको यहाँ पे आंसर्स को ही लेके फॉलो करना पड़ेगा कैसे हमको करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, नंबर 11 में लिखा है m + n p2 = 56 और एक जगह आपका लिखा हुआ है m - n p2 = 30। ठीक है? m + n p2 56, m - n p2 30। अब क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से बोला गया है m का वैल्यू 1 होना चाहिए 6 और n का वैल्यू होना चाहिए 2।
ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है m शुड बी 7 एंड n शुड बी 1। सी में बोला गया है m शुड बी 4 एंड n शुड बी 4 ऑल्सो एंड d इज एज यूजल नन। क्लियर? तो अब जब इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या करेंगे। m प्लस एन पी टू, जब हम लिखेंगे यहाँ पे m प्लस एन पी टू इज इक्वल टू 56। थोड़ा ध्यान से इसको देखोगे, कुछ नहीं, एकदम सिंपल चीज है। m प्लस एन पी टू है ना भाई, तो अगर m प्लस एन को ब्रेक करेंगे तो पहले m प्लस एन लिखेंगे, फिर उससे क्या एक कम लिखेंगे ना हम। अगर एन पी टू है तो क्या लिखते थे, पहले n लिखते थे फिर n माइनस 1 लिखते थे। तो जब m प्लस एन पी टू है तो पहले लिखेंगे m प्लस एन फिर m प्लस एन से एक कम। अगर अपना लेफ्ट साइड में दो फैक्टर है, क्या क्या फैक्टर है, एक फैक्टर है m प्लस एन और दूसरा है m प्लस एन माइनस 1, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, 56 को भी दो फैक्टर में ब्रेक करेंगे और दोनों में डिफरेंस एक का ही होना चाहिए। सो वी कैन राइट 8 इंटू 7। तुम बोलो सर कुछ और भी तो 56 होता है, वो नहीं लिखना है हमको। यहां पे क्या देख रहा है कि यहां पर जितना है उससे ये एक कम है, तो यहां जो भी नंबर चूज करेंगे उससे एक कम। कैलसी तुमको हेल्प कर देगा, नहीं तो फैक्टर एलसीएम निकाल लो, वहां से तुमको मिल जाएगा। तो 8 इंटू 7, तो इससे अपना कंक्लूजन जो आया वो ये आया कि अगर m प्लस एन का वैल्यू 8 है तो ये वाला कितना होगा, 8 माइनस 1, ये 7 तो यहां है। क्लियर? तो हमको यहां से मालूम क्या चल गया कि m प्लस एन जो है वो 8 है। सेकेंड वाला में आपका क्या लिखा है, m माइनस एन पी टू इज इक्वल टू 30, तो इसमें लिखेंगे m माइनस एन फिर उससे एक कम m माइनस एन माइनस 1, तो 30 को कैसे लिखेंगे दो टर्म में, 6 इंटू 5, सिंपल। तो यहां से आपका m माइनस एन कितना निकला, 6। तो एक इक्वेशन ये वाला है, एक इक्वेशन ये, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर m n निकल जाएगा। बट यहां भी हम बोलेंगे सॉल्व नहीं करने का एकदम। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है 6 और दूसरा क्या दिया 2, तो अगर हम यहाँ 6 और 2 बैठाते हैं तो क्या आएगा, 8 आया। यहाँ भी 6 बैठाओ और 2 बैठाओ, यहाँ पे 6 है, नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? इसी तरीके से आप ऑप्शन बी को पुट करो, 7 प्लस 1 8 होगा, लेकिन यहाँ पे जब 7 माइनस 1 पुट करो ये भी क्या हो जाएगा, 6 होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ आया कि नहीं? तो हम लोग क्या देखें, इफ वी पुट m इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू 1 वी गेट 6 ऑल्सो, क्योंकि दोनों इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई करना है। क्लियर? कभी कभी ऐसा हो कि एक इक्वेशन में सेटिस्फाई दूसरा में नहीं कर रहा है, तो तुमको चेक करना पड़ेगा कि दोनों में हो, जिसमें दोनों होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि 8 देखो इसमें भी आ जाएगा, 4 प्लस 4 8 है ना, लेकिन दूसरा वाला में नहीं आ रहा है। चलो 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 नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ये तुम खुद कर पाओगे 13 नंबर, पहले हम 12 देखते हैं। नंबर 12 में लिखा हुआ है कि 5PR इज इक्वल टू अगर 60 है तो R का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा। नंबर 3, B में दिया हुआ नंबर 2, C में दिया हुआ 4 और D में नन। ये तो गजब है, नन नन नन। 5PR आपका लिखा हुआ है 5PR इज इक्वल टू 60। अब बोला ये R का वैल्यू क्या पुट करेंगे इन तीनों ऑप्शन से कि 60 आ जाए, 3। तो अगर देखो हम 3 पुट करेंगे 5P3 तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो गया 60, यही हमारा 60 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन 3 है ना। क्लियर? नेक्स्ट सम करें। नेक्स्ट सम नंबर 12 के बाद नंबर 13। नंबर 13 में लिखा हुआ है कि अगर n1 प्लस n2 फिर p2 इज इक्वल टू 132 और एक लिखा हुआ है n1 माइनस n2 इज इक्वल टू
30, यहाँ पे भी लिखा P2, तो आपका ये ऑप्शन N1 6 N2 6, ये सब देख के कुछ याद आ रहा है? अभी जस्ट किए थे हम लोग, एक बार कोशिश करो, अच्छा लगेगा, बनेगा तुम लोग से भी। हर एक का ऑप्शन लास्ट वाला नन ही लिख दिया, एक बार ट्राई करो। इसमें भी बहुत क्लोज था। हाँ, हम इसको ना और इजी वे में सोच लिए थे। हम यहाँ पे क्या देखें कि यहाँ पे N1 की जगह अगर हम ये N1 की जगह अगर हम 9 पुट करें और N2 की जगह अगर हम 3 पुट करें, है ना, तो 9 माइनस 3 कितना हुआ? 6P2, 6P2 का मतलब 6 इंटू 5 यानी कितना हो गया? 30, है ना। सेम वे से बोल दे क्या विशाल? N1 प्लस N2 आपका दिया और P2 इज इक्वल टू लिखा है 132, सो यू कैन राइट N1 प्लस N2, देन N1 प्लस N2 माइनस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू 11, तो तुम्हारा N1 और N2 ये दोनों मिला के कितना आ गया? 12। ठीक उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे लिखते हैं हम, अगर N1 और N2 अगर माइनस में लिखा है और इक्वल टू लिखा क्या? 30, तो क्या लिखोगे पहले? N1 माइनस N2, फिर N1 माइनस N2 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 5, तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 6। मतलब दोनों को ऐड करने से आना है 12, लेस करने से 6, तो ऐसा ऑप्शन यही तो है, क्योंकि ऐड करने से 12 सभी में आ रहा है। 6 प्लस 6 12, 10 प्लस 2 12, 9 प्लस 3 12, लेकिन एकमात्र ये ऑप्शन सी है जिसको लेस करने से 6 भी आएगा, दैट इज 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, सो नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? उम्मीद करते रहना चाहिए। है बहुत सारा क्वेश्चंस है, सब रहता है क्वेश्चंस। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आ गया कुछ इस तरीके से, द नंबर ऑफ वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड, मतलब इन हाउ मेनी ways can we arrange computer, कंप्यूटर को अपने लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? ऑप्शंस आर ए 576, ऑप्शन बी 575, ऑप्शंस सॉरी सब ये किसी और का ऑप्शंस ये थोड़ा डाल दिए हैं, ऑप्शंस देना कंपल्सरी नहीं है, समझाई देते हैं हम, ठीक है। तो कंप्यूटर को आपको कितना तरीके से अरेंज करना है, तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड जब हम लिखें, देखना विशाल, कंप्यूटर वर्ड जब हम लिखेंगे तो कंप्यूटर में ये जो वर्ड लिखे COMPUTER, क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है? तो ऑल नंबर्स आर डिफरेंट, COM 3 हुआ, 4 5, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, there are 8 letters and it can be arranged in factorial 8 ways. 8 different letters को 8 तरीके से अरेंज करेंगे, so our answer should be 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, कितना को मल्टीप्लाई करके? 40320, है ना। अब इसमें एक एक्स्ट्रा सम हम ले लेते हैं,
एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, स्टडी मैट से हट करके कुछ ऐसे कि सपोज अगर यहीं पे अगर क्वेश्चंस अगर कंप्यूटर की जगह अगर वर्ड दे देता पीपल, PEOPLE, ये वर्ड दे देता, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लेटर्स को 6 तरीके से अरेंज तो करेंगे, बट P आपका 2 टाइम्स है, एक बार P 2 बार है, तो जो बाई में आ जाएगा फैक्टोरियल 2। उसके बाद जो E है वो भी 2 टाइम्स है इंटू फैक्टोरियल 2, और कुछ रिपीट है नहीं, तो जो रिपीटिशन होगा वो बाई में आ जाएगा, रिपीटिशन कहाँ आ जाएगा, डिवाइडेड बाई में आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और ये फैक्टोरियल 2 ये कैंसिल हो गया, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1, ये इसको कैंसिल कर दो, 2 इंटू 3 6 इंटू 5 इंटू 6 कितना हो गया, 6 इंटू 2 180, सो 180 इज आंसर। समझ में आया प्राची क्या वो ये, हाँ? तो रिपीट रहेगा तो ऐसे करेंगे। ये जो पीपल वर्ड लिया अपने मन से लिया, मैं ये बुक से ऑलरेडी। अब इसमें आगे चल के हम लोग को बोलेगा कि वर्ड्स को अरेंज करना है, और उसमें बोलेगा वॉवेल्स जो है वो एक साथ हो, वॉवेल्स एक साथ नहीं हो, वॉवेल्स जो वो ऑड प्लेसेस में हो, कॉन्सोनेंट जो वो इवन प्लेसेस में हो, ऐसा टाइप का समझ भी रहेगा। तो वो हम बहुत से एग्जाम्पल अपने मन से लेंगे थोड़ी देर बाद, पहले बुक वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। बुक के हिसाब से हम लोग नंबर 14 तक पहुँचे थे, अब हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 15 में। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड फेलियर सो दैट द वॉवेल्स आर ऑलवेज कमिंग टूगेदर। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है, FAILURE, द वर्ड इज फेलियर, और इसमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है, वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। इसमें क्या बोला है, वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। मतलब फेलियर वर्ड को कितना तरीके से हम अरेंज करेंगे कि इसके जो वॉवेल्स है वो एक साथ होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वर्ड लिखते हैं फेलियर, FAILURE, ये वर्ड लिखे फेलियर, राइट। अब इसमें अगर वॉवेल्स कंडीशन दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, वॉवेल्स को छोड़ के क्या क्या उसको पहले लिखते हैं, F, वॉवेल्स को छोड़कर F के बाद L, L के बाद R, यही तो है वॉवेल्स छोड़ करके। अब जो वॉवेल्स है वो क्या बोला है, एक साथ होना चाहिए, ऑलवेज टुगेदर, एक साथ होना चाहिए। तो एक ब्रैकेट हम बनाते हैं और उसमें लिख देते हैं ए वॉवेल्स है, I वॉवेल्स है और U है, ये एक साथ होना चाहिए। E भी है तो यहाँ पर E भी लिख देते हैं, है ना, AIUE। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बोला वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, वॉवेल एक साथ होना चाहिए। देखो हम वॉवेल्स को एक साथ कर दिए, हम एक साथ ही देखें। तो ये एक साथ हो या ना हो ये तो बोला नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास ये कितना लेटर्स है, 3 अल्फ़ाबेट्स है ना, और ये एक साथ है, मतलब एक ही कमरे में है, ये एक ही घर में है। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 लेटर्स को कितना तरीके से अरेंज करेंगे, जब हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ वेज, तो 4 को कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 4 वेज में। अब सपोज मान लो ये 4 वेज में अरेंज तो कर दिए। अब ये AIUE, ये सपोज कोई 4 लोग थे, ये एक ही कमरे में होना चाहिए ऐसा बोला, तो चारों को हम एक कमरे में डाल दिए, क्लियर। अब एक कमरे में अगर ये 4 लोग हैं तो ये आपस में तो अरेंज हो सकता है, भाई तुम उस तरफ चल जा, हम इधर बैठ जाए, तब वो बैठेंगे। तो ये अनदर जो 4 जो वॉवेल्स है जो बोला कि एक साथ होना चाहिए, वो आपस में अरेंज करेगा कितने तरीके से, 4 वे से, बिकॉज देयर आर 4 लेटर्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इसका आंसर्स को सॉल्व, फैक्टोरियल 4 मतलब क्या हो जाएगा, 4 × 2 × 1, और इसका भी 4 × 3 × 2 × 1।
24 इंटू 24, यस 576। एकदम समझ में आ रहा है ना? मतलब जब कभी भी किसी चीज को बोला गया कि वो टुगेदर है तो वो आपस में अरेंजमेंट हो सकता है। अगर इसी चीज को स्टेटमेंट वेज में लिखना होता तो लिखते क्या यहां पर कि देयर आर 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवेल्स कंसीडरिंग 4 वॉवेल्स एज 1। So we have 3 consonants and 1, that is equal to 4. So 4 letters can be arranged in factorial 4 ways. Now 4 vowels can also be arranged among themselves in factorial 4 ways. So number of arrangements should be factorial 4 into factorial 4. We are getting 2 condition, ठीक है? तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 576। क्लियर? इस तरह के वर्ड्स में हम जब अपने मन से बहुत सा वर्ड लेंगे तो हमारा वर्ड्स का प्रॉब्लम परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा। वर्ड्स का कोई भी सम आएगा नंबर्स का बना पाओगे। ये भी पहले बुक का ले तो बुक में क्या होता है कि एक सम ऐसा दिया हुआ है तो अगला सम दूसरा टाइप का, तीसरा टाइप का अलग टाइप दिया हुआ है। इसलिए हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते पहले अपना एक क्वेश्चन लेते हैं। आज कंप्यूटर में ऐसा नहीं किया हम। वो इजी होता है सर। हाँ, क्योंकि जैसे एपीजी में क्या हो, पहले सम सीख लिए उसके बाद बुक में गए तो सब बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो बेटर होता है नॉलेज होने के बाद में। और फिर ऐसा लगता है कि हाँ कर भी रहे हाँ हाँ। हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 में बोला गया है कि 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड। मतलब 10 एग्जाम्स का पेपर है उसको अरेंज किया गया इन सच अ वे that the best and the worst papers never come together, ठीक है। और इसका ऑप्शन कैसे कैसे लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल 8, बी में आपका लिखा हुआ है फैक्टोरियल 10, ऑप्शन सी में है 8 फैक्टोरियल 9 और ऑप्शन डी में लिखा है नन। बोला गया 10 एग्जामिनेशन पेपर्स है, 10 पेपर्स है, उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि जो बेस्ट पेपर होगा और जो वर्स्ट पेपर होगा वो कभी भी एक साथ नहीं होगा। जब ये नहीं वाला वर्ड परमुटेशन या कॉम्बिनेशन में आता है ना तो हम लोग ना पहले निकालते हैं कि सब एक साथ आंसर्स निकाल लिए, पहले टोटल आंसर निकालते हैं, फिर एज्यूम करते हैं कि वो एक साथ में है, ये आंसर निकालते हैं, और टोटल में से अगर एक साथ में है ये पार्ट को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या हो गया, नहीं है, वही निकालना है यहाँ पे टोटल माइनस यस वाला आंसर को। तो देखो कैसे करेंगे इसको। पहला बात 10 एग्जामिनेशन पेपर, ध्यान देना 10 एग्जामिनेशन पेपर है ना। अब 10 में से बोला गया बेस्ट एंड वर्स्ट, इस सुपरलेटिव पे ध्यान देना, बेस्ट एंड वर्स्ट, तो बेस्ट क्या होगा, एक ही होगा कोई, और वर्स्ट भी कोई एक होगा। मतलब बोला गया कि आपके पास 10 पेपर है और बेस्ट और जो वर्स्ट पेपर है उसको आप हटा दीजिए, तो बेस्ट और वर्स्ट मिलकर कितना हो गया 2, वो 2 को हम हटा दिए, ये बेस्ट भी देखो हटा दिए, ये वर्स्ट भी हटा दिए, बट हटा के कहीं फेंके नहीं हो, साइड कर दिए। तो अब कितना हो गया 10 - 2 यानी 8 पेपर्स है, ये 8 को तो कोई बिना प्रॉब्लम का हम सजा सकते हैं। ये बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर को हम क्या कर रहे हैं, इसको हम एक एज्यूम कर ले रहे हैं। क्या एज्यूम कर ले रहे हैं, एक एज्यूम कर ले रहे हैं। तो अपने पास 8 और ये +1 मिला के कितना हो जाएगा 9। तो 9 पेपर्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 9 वेज, ठीक है। अब इस 9 वेज में ये बेस्ट एंड वर्स्ट तो एक साथ है, तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा, फैक्टोरियल 2 होगा। बेस्ट एंड वर्स्ट कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन फैक्टोरियल 2 वेज। तो ये क्या आंसर निकला, ये आंसर निकला है एग्जैक्टली व्हेन बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर्स कम टुगेदर। ये क्या निकाले हैं, व्हेन बेस्ट एंड वर्स्ट कम टुगेदर, ठीक है। और अगर
इस कंडीशन को करने से पहले अगर कोई मेरे को बोलता कि आप जो है वो 10 पेपर को कैसे अरेंज करेंगे, तो 10 पेपर्स कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 10 वेज। अब ये वाला जो आंसर निकाले वो किसका आंसर निकाले, व्हेन बेस्ट एंड वर्स्ट कम टुगेदर। तो टोटल में से बेस्ट एंड वर्स्ट कम टुगेदर को अगर हम माइनस कर दे तो आंसर क्या हो जाएगा, नेवर कम टुगेदर। बोलो समझे कि नहीं, या कुछ डाउट्स है? The last का ऊपर 10 minus 9 10 पेपर्स कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 10 वेज। इसको थोड़ा स्टेटमेंट के साथ हम कर देते हैं तो बेटर होगा। यहाँ तक लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो इसको, लिखो 10 पेपर्स कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 10 वेज। 10 पेपर्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 10 वेज। लिखे 10 पेपर्स कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 10 वेज। ठीक है। कंसीडरिंग बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर एज वन, considering best and worst papers as one, we have 10 minus 2 is equal to 8 plus 1, that is 9 papers to be arranged. Clear? In factorial 9 ways. In this arrangement, 2 best and worst paper can also be arranged in factorial 2 ways. Clear? इसमें दो जो बेस्ट एंड वर्स्ट क्या हुआ वो आपस में भी अरेंज करेगा 2 वे से। तो ये आंसर एग्जैक्टली किसका आंसर है, व्हेन बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर कम टुगेदर। बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के 10 पेपर्स को हम कैसे अरेंज करेंगे, 10 वे से करेंगे। ये टुगेदर है तो टोटल में से टुगेदर को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, नेवर कम टुगेदर। क्या हो जाएगा, नेवर कम टुगेदर। अब इसको ना पूरा सॉल्व मत करना, देखो शॉर्टकट में सॉल्व करना। ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है, पहले 10 लिखा है, 10 को अगर हम फैक्टोरियल से बाहर निकालें तो अगला नंबर क्या होगा, उससे 1 कम होगा। क्लियर? अगर और आगे लिखना होता तो 10 9 लिखते, फिर फैक्टोरियल 8 लिखते। मतलब जिसमें रोकना है वो फैक्टोरियल, क्योंकि 1 के पहले स्टॉप हो जाए। अब फैक्टोरियल 9 को आप फैक्टोरियल 9 रहने दो, फैक्टोरियल 2 को जब ब्रेक करेंगे तो कितना, 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 10 है, यहाँ पे 2 है, हम फैक्टोरियल 9 को कॉमन ले लिए तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल 9। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्लियर एकदम? लिख लो। इससे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट हम एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं एन लेकर के, मतलब 10 वेन जो भी लिखे 10 पेपर्स को हटा के एन करके, वो कंडीशन याद रहेगा। तुम कोई भी 10 पेपर है 12 पेपर तुम वही डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे। देखो क्या होता है, लिखोगे क्वेश्चन, in how many ways can n articles be arranged so that 2 particular articles never come together. In how many ways can n articles be arranged so that 2 particular articles never come together? 2 particular articles never come together. ये सब देखो तो कुछ हद तक पहले जैसा ही लग रहा है। यहाँ भी नेवर बोला मतलब कि हमको माइनस वाला टर्म में आना है। एकदम सिंपल सोचो, देखो n आर्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल n वेज, ये हो गया। और इसमें से हम माइनस किसको करेंगे, जो टुगेदर वाला बात बोल रहे हैं। अब देखो टुगेदर वाला कैसे निकालेंगे, n आर्टिकल्स है, 2 पर्टिकुलर आर्टिकल्स बोला एक साथ नहीं होना चाहिए तो उसको माइनस कर दिए। जैसे 10 में से 2 माइनस किए थे कितना, 8 आया था।
तो n-2 हो जाएगा ये। फिर क्या किए, 2 को 1 मान लिए थे हम, तो यहाँ भी 2 आर्टिकल्स को 1 मान लेंगे, तो ओवरऑल कितना आ गया ये n-1 होगा ना, -2 + 1 है ना। और इस आंसर में जो 2 पेपर है, 2 पर्टिकुलर आर्टिकल्स, वो 2 वे में अरेंज होगा, है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें आपका आंसर क्या क्या आ गया, ये आपका इस तरीके से आ गया। ये किसका आंसर पता है ना, व्हेन 2 पर्टिकुलर आर्टिकल्स ऑलवेज कम टुगेदर, राइट। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस करें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेवर दिया हुआ है। क्लियर। इस n को जब सॉल्व करेंगे, पहले जो n लिखा हुआ है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, n अगला क्या होगा, इससे 1 कम, ठीक है। और ये जो फैक्टोरियल 2 है, इसको क्या लिखेंगे, ओनली 2 लिख सकते हैं ना, 2 × 1। और ये वाला जो पार्ट है वो क्या दिया हो, फैक्टोरियल n-1, ठीक है। अब आपका कॉमन क्या मिल रहा है, फैक्टोरियल n-1 तो, और यहाँ बच क्या गया n-2, तो ये आपका आंसर हुआ। अब जरा एक चीज इमेजिन करो, सोचो, अगर एग्जाम में दे देगा कि इन हाउ मेनी वेज कैन 12 आर्टिकल्स बी अरेंज्ड, in how many ways can 12 articles be arranged so that 2 particular articles never come together, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे n की जगह लिखेंगे 12 - 2, और ये हो जाएगा 12 - 1, तो आंसर 10 फैक्टोरियल 11 होगा। अब जरा पिछला क्वेश्चन में जाओ, पिछला क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन में क्या बोला था, 10 क्वेश्चन पेपर्स बी अरेंज, 10 क्वेश्चन। पिछला वाले में क्या बोला था, पिछला वाला बोला था 10 एग्जामिनेशन पेपर। तो इन द सेम वे व्हाट वी कैन राइट, जैसे n-2 है और फैक्टोरियल n-1 है, तो n की जगह लिख दो 10, क्योंकि क्वेश्चन में कितना बात कर रहा है, 10 का, तो ये 10 - 1, ये कितना 8 फैक्टोरियल 9 है ना, देखो 8 फैक्टोरियल 9, यस, ये फॉर्मूला हो गया। हम बोल रहे कि आज हम थोड़ा सा हड़बड़ी में, मतलब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करो, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में पहले आएंगे। एक अच्छा एग्जाम्पल्स यहाँ मिल गया है, ये एग्जाम्पल नंबर 7 है तुम्हारा टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर 5.6 का। यहाँ बोला गया है कंप्यूट द सम ऑफ 4-digit numbers, sum of 4-digit numbers taken 4 at a time, taken 4 at a time, with the digits 1, 3, 5, 7. If each digit is used only once in each arrangement. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया एग्जैक्टली। हाँ, जैसे सपोज मान लो क्वेश्चन बोला गया कंप्यूट द सम ऑफ 4-digit नंबर्स, 4 डिजिट का नंबर है, तो 4 डिजिट का अगर नंबर होगा तो उसको अरेंज कैसे करेंगे हम लोग,
4p4 वे से करेंगे। हाँ। तो 4p4 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 24 वेज। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे कि ऑल 4 डिजिट will come equal number of times at each position। जितना भी जो 4 डिजिट है वो क्या हुआ, इक्वल नंबर ऑफ टाइम आएगा हर एक पोजीशन पे। जितना पहला आया उतना दूसरा भी आएगा, तीसरा भी उतना आ जाएगा, है ना। तो पोजीशन बोलने का मतलब कि 4 डिजिट है तो अपने पास क्या हुआ, एक हुआ यूनिट प्लेस, एक हुआ टेंस प्लेस, एक हुआ 100 प्लेस, फिर 1000 प्लेस। क्या बोले यहाँ पे, ये हुआ वंस, ये क्या हुआ टेंस, ये हुआ 100 लिख दिया है, ये TH 1000। क्लियर, इतना होगा। तो ईच डिजिट अकर, कितना बार आएगा हर एक डिजिट, तो टोटल यहाँ पे निकला कितना, ये 24, और डिजिट यहाँ पे कितना है 4, तो इसको 4 से अगर हम डिवाइड कर दें तो एक डिजिट अपने जगह पे कितना आएगा, 6 बार आएगा। क्लियर, 6 बार यहाँ पर आया। और हमको क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सम निकालने के लिए क्या बोला है, सम। तो एक डिजिट 6 बार आया है ना, देखो एक डिजिट अगर 6 बार आया है, रुक जाओ, 6 बार आया है तो कैसे करके सम का मतलब क्या होता है, पहला नंबर क्या दिया 1, अगला क्या दिया हुआ 3, फिर क्या दिया हुआ 5, फिर क्या दिया हुआ है 7। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7 16। मल्टीप्लाई कर दो 96, तो 96 आएगा। अब पोजीशन वाइज अभी हम क्या लिखे थे, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। क्लियर, तो उस हिसाब से देखा अगर जाएगा तो तुम्हारा पहले क्या आया, पहले मान लो सपोज आ गया तुम्हारा यहाँ से 96 आया यूनिट प्लेस के लिए। उसके बाद टेंस प्लेस में क्या आ जाएगा, 96 इंटू 10 होगा। क्लियर, 100 प्लेस के लिए क्या होगा, 96 इंटू 100 हो जाएगा, और उसके बाद 96 इंटू क्या हो जाएगा 1000, यहीं तक है। तो ये हो जाएगा 96, अगला 960, अगला 9600, और फिर 96000। विशाल ऐड करके बता टोटल कितना हुआ, 106656, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अलग टाइप का सम था, बट स्टेटमेंट समझाने के लिए जस्ट लिखे हैं, एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं। कोई याद रखना कि हमको जितना नंबर्स दिया रहेगा उसका फैक्टोरियल निकालेंगे, निकालने के बाद में जितना नंबर्स उससे डिवाइड कर दिए, राइट, उसके बाद वंस, टेंस और 1000 प्लेस जो लिखा हुआ है 100 प्लेस, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया, आंसर खत्म। हाँ ये लिख लो, बैक कर देते ना, ये नोट कर लो, फिर इस टाइप के एक सम सभी और दें। एट ईच पोजीशन हो गया, उसके पेज टर्न करते हैं, फिर ये वाला काम कर दिए, ये भी हो गया क्या, देखो एक सिमिलर टाइप का सम्स यहाँ लिख रहे, तुम लोग करो, एकदम इसी को फॉलो करना है। द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर containing the digits 2, 4, 6, 8 without repetition.
ये क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है। कितना आएगा बताओगे इसको, कंप्लीट कर लो। एकदम सेम वे से करना है। वन थ्री थ्री 133 320 ना, 133 320, 133 320। थोड़ा चीज़ देख लेना तुम भी कितना आएगा। यही है ना, समझ में आ गया ना। तो अब हमको क्या होना कि स्टेटमेंट से कोई मतलब हमको मालूम है कि करना क्या क्या है, वही काम करेंगे, आंसर आ जाएगा। मैं वही तो बोले, वो मतलब सीख जाने के बाद तुम्हारा यही होगी, तुम कैल्सी में ही सब कुछ ये कर लोगे, समझे। वो सिर्फ समझाने के लिए लिखे स्टेटमेंट, क्योंकि उतना फिर रिवीजन तो बाद में करोगे ना, तो भूल भल जाओगे, इसलिए वो समझाने के लिए लिख के रखे हैं। अच्छा, एक सम बीच में हम आउट कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर 18 जो नहीं बताए थे वो बोल दे रहे हैं। इसमें बोला गया इफ़ 12 स्कूल टीम्स आर participating in a quiz contest, then the number of ways the first, second and third position may be won by option A 1230, option B 1320, option C 3210, ऑप्शन डी इज नन। कितना आएगा? वेरी गुड, 1320। क्या वो पता है पाजी? बोला 12 स्कूल टीम है, वो लोग एक क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिया है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन कैसे होगा? अरे 12 जन में किसी एक को क्या मिलेगा? फर्स्ट पोजीशन। इफ फर्स्ट पोजीशन अगर किसी को मिल गया तो बाकी 11 लोग हैं, है ना। बाकी कितने? 11 लोग, उसमें से कोई सेकंड पोजीशन में आएगा। अब 11 को जो सेकंड मिल गया तो बचा कितना? 10 लोग हैं, जिनके लिए क्या आएगा? 10 आएगा। दूसरे वे में अगर बोला जाए तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 12p3, है ना। तो कितना आंसर हो जाएगा? 12 इंटू 11 इंटू 10, दैट इज 1320। क्लियर? आइदर वी कैन राइट इन दिस वे और दिस वे, बोथ आर करेक्ट, सेम रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? Question number 20. Question number 20. The number of 4-digit numbers, the number of 4-digit numbers greater than 5000 can be formed out of digit 3, 4, 5, 6 and 7, और ब्रैकेट में लिख लीजिए नंबर ऑफ डिजिट इज रिपीटेड।
ठीक है, बोला गया है द नंबर ऑफ सच इज ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी दिया हुआ है नन। समझ दो, मतलब क्वेश्चन में एग्जैक्टली हुआ क्या? एग्जैक्टली हुआ कि अगर, वापस से समझा दें क्या, फिर से समझा दें क्या, वापस से समझा देते इसको। क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि सपोज मान लीजिए बोला गया द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है। तो ये हुआ यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000, ये 4 डिजिट का नंबर बनेगा। नंबर जो हुआ है वो ग्रेटर देन 5000, 5000 से बड़ा होना चाहिए। देखो 5000 से बड़ा 5001 भी होता है, 5002 भी होता है। तो फर्स्ट जो डिजिट है वो आपका 5 हो सकता है, वो 5 यहां पर है। 5 के जगह पे हो सकता है आपके पास में 6 भी आ जाए, वो भी यहां पर है। और हो सकता है वहां पे 7 भी आ जाए, है ना। मतलब स्टार्टिंग में 5, 6 और 7 हो सकता है। तो जब स्टार्टिंग में मान लो 5 अगर आ गया तो अपने पास 3 जगह है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7, है ना। तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 4p3 होगा। क्लियर। तो वैसे ही अगर 6 स्टार्टिंग में अगर आता 5 के जगह पे तो भी कितना आता आंसर, 4p3 आता। और अगर स्टार्टिंग में अगर 7 अगर होता तो भी कितना आता, 4p3। 4p3 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी 24। तो 24 इंटू 24 सॉरी प्लस 24 प्लस 24 यानी 72। तो 72 इज द करेक्ट आंसर। बस और 3 सम है। क्वेश्चन नंबर 21, 4 डिजिट नंबर्स टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ, यहां पे लिखा हुआ है 4 डिजिट नंबर लिखा है, 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स। आज वहां भी क्लास है क्या तुम्हारा? नहीं अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आया। 4 डिजिट नंबर्स टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 0, 1, 2, 3, 4 और लिखा नो डिजिट रिपीटेड, नो डिजिट रिपीटेड। देन number of such numbers is option A 120, option B only 20, option C 96, option D none। देखो बोला 4 डिजिट का नंबर्स बनाना है हमको, तो ये 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे जो दिया हुआ वो क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो सीधा सा बात है 4 डिजिट का नंबर बनाना है हमको, है ना। तो 4 डिजिट का नंबर मतलब क्या हुआ तुम्हारा, स्टार्टिंग में किसी भी कंडीशन में 0 नहीं आना चाहिए। सबसे पहला बात यहाँ पे कितना है, 4, 3, 2, 1, 0 कितना हुआ, 5। तो इसका आंसर कितना होगा, 5p4। क्लियर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया, किसी ना किसी जगह 0 स्टार्टिंग में भी आ गया होगा, एंड इट शुड नॉट बी स्टार्टेड विथ 0, 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो 0 मान लो अगर स्टार्टिंग में अगर आया होगा तो यहाँ से 0 को हम उड़ा दिए, तो अब यहाँ पे कितना 4 बचा और यहाँ पे कितना है 3, उसको हमको हटा देना पड़ेगा उस कंडीशन को। तो 5p4 का मतलब कितना हो जाएगा, 5, 4, 3, 2 और 4p3 का मतलब कितना हो जाएगा, 4, 3, 2
तो फर्स्ट वाला कितना हुआ 4 इंटू 5 20, 60 120 ना, और ये कितना हो जाएगा 24, आंसर कितना हो जाएगा 96। समझ में आया क्या? क्लियर? जीरो वाला कंडीशन को क्या करेंगे, हटा देंगे। जब भी किसी समय ऐसा समय जीरो देगा ना तो पहले नॉर्मल आंसर निकालोगे और जो जीरो वाला कंडीशन होगा उसको लेस कर दोगे, बस खत्म। चलो चलो उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नंबर 22 में आते हैं। नंबर 2 में दो ही सम्स है, 20 23 इजी है। बोला द नंबर ऑफ वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल, वर्ड दिया हुआ ट्राइंगल, एकदम इजी है ये, अब तो ये सब इजी है तुम लोग के लिए। ट्राइंगल बी अरेंज सो दैट द वर्ड एंगल विल बी ऑलवेज, मतलब ऐसा बनाओ कि एंगल हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। एंगल हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए मतलब क्या हुआ, एंगल को तुम आपस में अब अरेंज नहीं करोगे, एक तो मान लोगे बट उसको आपस में अरेंज नहीं करेंगे कभी भी गलती से, क्योंकि बोला हुआ एंगल ही होना चाहिए। और इसके पहले हम लोग वो आपस में अरेंज कर रहे थे, क्यों कर रहे थे पता है, क्योंकि वो आपस में इधर उधर कुछ बोला नहीं था तो हम लोग मैनेज कर रहे थे। यहाँ तो बोल दिया कि वो जब भी रहेगा वो एंगल ही लिखना चाहिए, राइट। तो इसको हम 1 मान लेंगे और यहाँ पर ये वाला कितना 3 है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1, यानी कितना हो जाएगा ये 24। क्लियर? एकदम इजी था ये, ऑप्शन सी। अब ये इजी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं 23, फ्रेश पेज लेंगे इसके लिए हम। क्वेश्चन नंबर 23, ये लास्ट समय आज है। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, ठीक है, DAUGHTER, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवेल्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस, वॉवेल्स कहां पे ऑक्यूपाई करेगा, ऑड। जब ये ना ऑड इवेंट का बात करेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो सबसे पहला बात ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑड प्लेसेस यहां पे क्या क्या है, एक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, मतलब अपने पास 4 ऑड प्लेसेस है। 4 जो है वो क्या है, ऑड प्लेसेस है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑड प्लेसेस जिक्र किया इसलिए ऑड प्लेसेस तो लिखेंगे। अब ये ऑड प्लेसेस में होना क्या चाहिए, बोला गया है वॉवेल्स होना चाहिए। तो हम देखते हैं वॉवेल्स कितना है, तो वॉवेल्स में एक क्या है, ए है, यू है और ई है, 3 है ना, ए है, यू है और ई है, 3 वॉवेल्स है ना। तो ये 3 वॉवेल्स यहाँ लिख देंगे। अब इसको हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग के हिसाब से सोचेंगे हम लोग कि अपने पास बोला गया कि जो वॉवेल्स है वो ऑड जगह में होना चाहिए। तो 4 अगर मान लो ऑड प्लेसेस है तो तुम्हारे पास इवन प्लेसेस कितना है, ये अब क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला वो तो हम पहले सोच लिए, वॉवेल्स बोला, ऑड प्लेस बोला, हम काउंट करके लिख लिए। अब जो बचे हम जब लेटर्स बना रहे, वर्ड्स बना रहे, तो हमको तो बाकी को भी तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो अब इवन प्लेसेस क्या क्या हो गया, इवन प्लेस कितना हो गया, एक 2 है, 4 है, 6 8, मतलब 4 इवन प्लेसेस है। अदर देन वॉवेल्स, वॉवेल्स को छोड़ करके कॉन्सोनेंट जो वो कितना है, कॉन्सोनेंट कितना है, कॉन्सोनेंट्स ये एक है, एक ये 2 3 4 5 5 है, तो कॉन्सोनेंट 5 हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन बोला कि वॉवेल्स शुड बी इन ऑड प्लेसेस, तो 4 ऑड प्लेसेस है, उसमें 3 वॉवेल्स कैसे आएगा, 4p3, मतलब 4 रूम खाली था, 3 आदमी ऑक्यूपाई कर गया, तो एक कमरा तो खाली रह गया ना, तो अपने पास एक कमरा खाली रह गया। क्लियर? और 4 कमरा इवेंट का था जहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन था नहीं, तो वो 1 और 4 मिलकर के कितना हो गया, अपने पास नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल कितना हो गया, 5 रूम है, राइट। अच्छा, 5 रूम जब यहां पे दिया हुआ है तो कॉन्सोनेंट्स कितना बचा है, 5, तो उसका कितना होगा 5p। समझ में है ना, आंसर निकाल, हो गया, खत्म। मतलब 4p3 इंटू 5p5, तो 4p3 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 और 5p5 पर कितना होगा, 5 4, हाँ 120, 24 हो गया ना, और ये हो जाएगा कितना 120, कितना हो जाएगा 2880। समझ में आया, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? कोई दिक्कत?
तो ये परमुटेशंस का पार्ट बुक के हिसाब से हम लोग A to Z कर लिए, 23 समझता सब कंप्लीट कर लिए, समझ में आ गया होगा, है ना। जब अपने अब अगला दिन क्या होगा, इसमें अब नेक्स्ट इसमें आएंगे एक पार्ट और इसमें सर्कुलर पर, उसमें ज़्यादा सम्स है नहीं, तो सर्कुलर परमुटेशन प्लस हम कुछ अपने मन से कुछ थ्योरेटिकल एग्जाम्पल लेंगे ताकि वर्ड्स का नंबर्स का कोई भी सम हो सब बन जाए। क्लियर? तो यहीं तक स्टॉप करते हैं आज। क्लियर? थैंक यू।